तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जब पहली बार पृथ्वी ठंडी हुई होगी, तो जब पृथ्वी ठंडी हुई होगी तो कौन सी चट्टान आई होगी? आग्नेय, राइट। और फिर यहीं से विभिन्न चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई होगी, इसीलिए आग्नेय चट्टानों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान। तो अब आग्नेय चट्टानें निर्मित हुई, इनका अपरदन हुआ, उनसे नई चट्टानें आई, पहले वो अवसादी रूप में आई होंगी, फिर रूपांतरित हो गई होंगी, फिर उनके भी अपरदन की प्रक्रिया चली होगी। कई बार कुछ चट्टानें नीचे चली गई होंगी, वो फिर ऊपर आई होंगी। इसको जो शैल चक्र पढ़ाया था उससे थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि हर चट्टान अपना रूप क्या कर रही होती है? बदल रही होती है। तो यहाँ पर भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं, पूरे इंडिया में उनका अध्ययन किया गया है। तो जो सबसे पुरानी चट्टानें पाई गई हैं, उन चट्टानों को आर्कियन चट्टानें कहा गया है। आर्कियन चट्टानें कहा गया है। और ये चट्टानें 4 अरब वर्ष पहले से लेकर 1 अरब वर्ष पहले तक बनी है। और इनमें भी अगर चट्टानों के लक्षण देखे जाते हैं तो 2 चट्टानें हो जाती हैं। एक है आर्कियन ग्रेनाइट नीस सिस्ट, कुछ ग्रेनाइट है, बाकी तो बहुत रूपांतरित हैं। ग्रेनाइट नीस सिस्ट ये सबसे पहली चट्टानें हैं। फिर इनका जब अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ और ये जाकर के कहीं पर जमा हुई, तो इनसे जो पहली अवसादी चट्टानें आई वो अवसादी चट्टानें हमारे पास धारवाड़, जिस क्षेत्र में उसे खोजा गया सबसे पहले वो धारवाड़ है। इनके जस्ट बाद जो चट्टानें आ रही हैं वो धारवाड़ है, वो इनके अवसादों से बनेंगी। लेकिन इतने लंबे समय से ये ताप की विभिन्न दशाओं से गुजरी हैं, तो इनका क्या हो गया है? रूपांतरण हो गया है। तो ये अत्यधिक रूपांतरित चट्टानें हैं, लेकिन ये भारत की पहली अवसादी रूपांतरित चट्टानें हैं। आर्कियन चट्टानें बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, सबसे गहराई में पाई जाएंगी। कहीं कहीं पर अपरदन ज्यादा हो गया हो तो कुछ जगह पर ये बाहर की तरफ नीचे से जैसे झांक रही हो, आउटक्रॉप इस तरह हमको दिख सकता है, उनका अध्ययन करते हैं। इनकी तुलना में ये थोड़ा अधिक ऊंचे पाई गई हैं, इनका विस्तार थोड़ा ज्यादा है। इनमें जो है क्योंकि लावा आदि के जमने की प्रक्रिया हुई थी, तो इनसे खनिज वगैरह प्राप्त कर पाना मुश्किल है। इनका अपरदन भी हो गया है, तो प्रमुख खनिज इनसे क्या हो चुके हैं? अलग हो चुके हैं, इसलिए इनका आर्थिक रूप में उतना महत्व नहीं है। सबसे ज्यादा महत्व हमारे पास ये धारवाड़ का आता है, क्योंकि सबसे पहले इनके अपरदन से बनी, तो जो महत्वपूर्ण खनिज थे वो इन चट्टानों को मिले हैं, राइट। और ये चट्टानें हमारे लिए जो लोहा है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, तांबा है, सीसा है, सोना है, चांदी है, इसमें मौजूद है। इनका भी अपक्षय अपरदन हुआ तो दूसरी चट्टानें आई यहाँ पर, जिनको हम बोलते हैं पुराण, और इनके अपरदन वगैरह की प्रक्रिया भी तो प्रारंभ हो गई होगी। तो अब यहाँ पर ये 1.4 अरब से लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले तक ये बनती नहीं। इनमें जो चट्टानें बनी, 2 चट्टानें हैं, एक है कुडप्पा और दूसरा है यहाँ पर विंध्यन आ जाएगा। तो उसका अपरदन उतना ही कम हुआ होगा। तो इनकी तुलना में अभी इनका अपरदन कम है, तो इनके खनिज इनके साथ ज्यादा बने हुए हैं। जो आगे खनिज है वो मात्रा में क्या है? कम है। इसलिए कुडप्पा में जो हमको खनिज मिल रहे हैं है तो, लेकिन वो उस लेवल के नहीं है जिस लेवल के इनके पास है। लेकिन कुडप्पा चट्टानों में इस वक्त भारतीय, जो हमने आपको बताया था कि जो पेनिनसुलर पार्ट था वो मूव भी कर रहा था, उस प्रक्रिया में यहाँ पर चूने पत्थर आदि का भी क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। चूना पत्थर वगैरह जलीय क्षेत्र में इनका निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो चट्टानें आई हैं वो क्या है? विंध्यन चट्टानें। ये ऐसा एक समय रहा है जब कई जगह महासागरीय जल प्रवेश कर गया भारत के प्रायद्वीपीय भाग में, और वहां पर चट्टानों का निर्माण हुआ, और इन चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि क्या है? शामिल है। अब ये वो चट्टानें हैं जो प्री कैम्ब्रियन कल्प तक क्या हो गई हैं? निर्मित हो गई हैं। ये वो चट्टानें हैं। और यह हुआ दौर है जब इसके बाद आगे कुछ चट्टानें बनती हैं जिन्हें हम द्रविड़ चट्टानें कहते हैं। ये 60 करोड़ से लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले तक बनी है यहाँ पर। अब ये वो कंडीशन है जबकि यहाँ पर धीरे धीरे पेंजिया आदि का क्या हो गया है? निर्माण हो गया है। पेंजिया का निर्माण हो गया। अभी कोई बड़ी हलचल नहीं हुई है, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी चट्टान भी निर्मित नहीं हुई, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। चट्टानें कब बनती हैं? जब बहुत हलचल हो, परिवर्तन हो, पहले से उपस्थित चट्टानें टूटें, जब ये प्रक्रिया होती है, जब नए प्रकार की चट्टानों का निर्माण प्रारंभ होता है। जैसे भूकंप आ जाए तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन भूकंप का एक फायदा क्या है? उससे मृदा निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जो मजबूत चट्टानें हैं वो क्या हो जाती हैं? कमजोर होती हैं, वो टूटना शुरू करती हैं, तो उससे फिर नए प्रकार की चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जब यहाँ पर ये वो दौर है 60 से 30 करोड़, जब यहाँ पेंजिया निर्मित हो गया है, तो इस वक्त कोई बड़ी हलचल नहीं हुई है जिससे कि ज्यादा टूट फूट होती। तो इसलिए द्रविड़ के दौरान कोई बड़ी चट्टानों का निर्माण नहीं हुआ है। यद्यपि इस समय उत्तर भारत में जो चट्टानें निर्मित हुई हैं उनको हम बोल देते हैं कि ये कैम्ब्रियन चट्टानें हैं, ये ओर्डोविशियन चट्टानें हैं, सिल्यूरियन चट्टानें हैं, ये हम नाम दे देते हैं, जो उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में बनती हैं, जो सीमित क्षेत्र हैं, जो महाद्वीप के आगे वाले भाग से जुड़े होंगे। तो इसके बाद जब होती है, तब यहाँ 30 करोड़ के बाद यह जो पेंजिया है, इससे अब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड क्या होता है? ब्रेक होता है, और अब यह भारत की प्लेट चलना स्टार्ट करेगी। और जैसे ही भारत की प्लेट चलना स्टार्ट करेगी, टूटने फूटने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जो हमने आपसे कहा था क्रेटनाइजेशन जो हुआ था, जहां जहां क्रेटन जुड़े थे वहां फिर से दरारों का क्या होगा? निर्माण होगा। और जब दरारों का निर्माण होगा तो इसमें जो इस समय तक वनस्पतियों आदि का विकास हो गया था, वे उसके अंदर क्या होंगी? धस जाएंगी, और उससे कोयले का क्या होगा? आगे चल के निर्माण होने वाला है। क्योंकि यह जो परिघटना है, यह नवीनतम परिघटना है। पेंजिया के टूटने और उसके बाद की घटना है, तो बिल्कुल नवीनतम घटना होने के कारण इनकी तुलना में हम इस समय के बाद, पेंजिया के ब्रेक होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं भारत में, उनको क्या कहा गया है? आर्यन चट्टानें। और इनमें चट्टानें हैं गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, तृतीयक और चतुर्थक। ये वो चट्टानें हैं जो पेंजिया के टूटने के बाद और भारतीय प्लेट के आगे बढ़ने के क्रम में हुए परिवर्तनों और हलचलों का परिणाम है, राइट। तो यहां तक जब बनी है, तो यहां तक तो पहले निर्माण हुआ है अच्छे से किसका? प्रायद्वीपीय भारत का, राइट। फिर वह गोंडवाना लैंड का पार्ट बना है, और जब ब्रेक हुआ है तब फिर एक तरह से नई चट्टानें बनी। तो मोटे तौर पे मान सकते हैं कि यह एक संक्रमण क्षेत्र जैसा है, संक्रमण समय जैसा है। इसके पहले इस तरह की चट्टानें और उसके बाद दूसरे तरह की चट्टानों का यहाँ पर क्या होता है? विकास होता है यहाँ पर, राइट। हम लोग इसमें कहां लिख लिया था? कुडप्पा। लिखो नेक्स्ट, विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब याद रखना, यह हुआ कंडीशन है जब मान लेते हैं अरावली बन गया है और सतपुड़ा बन गया है। अरावली बन गया है, सतपुड़ा बन गया है। अभी विंध्यन नहीं आया था ढंग से, लेकिन अरावली के अवसाद और ये सतपुड़ा के अवसाद आगे क्या हो रहे होंगे? जमा हो रहे होंगे। और भारतीय प्लेट, हमने आपसे कहा था कि इस वाली जगह से ऐसे आ रही है। तो इस प्रक्रिया में कई स्थानों पर महासागरीय जल क्या हुआ है? प्रवेश कर गया है।
और उन्हीं में जो ये अवसाद हैं वो जमा हो रहे हैं, इन्हीं महासागरीय क्षेत्र में अवसाद जमा हो रहे हैं, और फिर इन्हीं महासागरीय क्षेत्र के अवसादों के वलन से यहां पर क्या आ जाएगा, विंध्यन रेंज, विंध्यन श्रेणी आ जाएगी। तो विंध्यन श्रेणी का निर्माण अरावली और सतपुड़ा जो पर्वतमाला है उनके अवसादों से हुआ है। ये सेडिमेंट जाके वहां गिरे हैं, उनके अवसादों से हुआ है। और ये पहली चट्टान हमको विंध्यन मिलेगी भारत में जहां सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिलेंगे, सूक्ष्म जीवों के अवशेष, क्योंकि उस वक्त जीव कहां रहते, ज्यादा महासागरीय भाग वगैरह में, राइट। और जहां जहां महासागर प्रवेश किया, जहां जहां दरार वगैरह कुछ रही होगी और महासागरीय क्षेत्र प्रवेश किया, वहां जब चट्टानें अपरदित होकर जमा हुई हैं, वहां पर फिर इस प्रकार की चट्टानें निर्मित हुई हैं। क्योंकि इनका सर्वाधिक विस्तार विंध्यन क्षेत्र में है, इसलिए हम इन्हें विंध्यन क्रम की चट्टानें कहते हैं। इसमें लिखिए नंबर 1, ये चट्टानें मुख्यतः विंध्यन श्रेणी में प्राप्त होती हैं, विंध्यन श्रेणी में प्राप्त होती हैं, अतः इन्हें विंध्यन क्रम की चट्टानें कहा जाता है, विंध्यन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों में सूक्ष्म जीवों की या सूक्ष्म जीवों के अवशेषों की प्राप्ति होती है, के अवशेषों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्वानों के अनुसार इनका निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अपर्दन से प्राप्त अवसादों के सागरीय भाग में निक्षेपण से हुआ है, सागरीय भाग में निक्षेपण से हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ये चट्टानें चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चूना पत्थर की उपस्थिति के कारण यह क्रम सीमेंट उद्योग का आधार है, जबकि लाल बलुआ पत्थर से ऐतिहासिक इमारतों जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे का किला, सांची स्तूप आदि का निर्माण हुआ है। कभी आप अगर मिर्जापुर में चुनार वगैरह की तरफ जाओ तो वहां पर चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उस तरफ जाओ, उधर देखोगे चुर्क डाला, उधर देखोगे सीमेंट फैक्ट्री सारी, उसके साथ एमपी की पूरी बेल्ट क्या है, उस वाले क्षेत्र से यूपी के साथ एमपी की बेल्ट सीमेंट उद्योग का केंद्र कोई है उधर से क्या, सीमेंट की वहां पर है ना कुछ फैक्ट्रीज, राइट, जेपी सीमेंट है ना, तो उधर देखोगे सीमेंट, और उसके बाद इसमें अचार रखा जाता है, बर्नी वगैरह जो बोलते हो चीनी मिट्टी टाइप के, नहीं बनते क्या उधर, बनते हैं, देखोगे जाके तो वो बनते हैं। तो कारण क्या है कि वहां ये खनिज क्या होते हैं, प्राप्त। अगर समझो अशोक के स्तंभ का जो मटेरियल लाएगा वो भी कहां से लाया गया, वही क्षेत्र है जो भी लाल बलुआ वाले हैं, राइट। लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, अग्नि सह मिट्टी या अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी, ये भी यहां पर पाई जाती है। मिर्जापुर वाले क्षेत्र के साथ जो भी विंध्यन का एरिया है वहां पर यह पाया जाता है, लेकिन मुख्य है इसमें चूना पत्थर और यहां पर बलुआ पत्थर। अब यही अगर चूना पत्थर है और ये अगर रूपांतरित हो जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, संगमरमर में। और ये देख रहे हो, अगर हम इसका ये देखें, यहाँ पर ये विंध्यन रॉक्स हैं, तो ये इधर राजस्थान का इलाका आ गया, एमपी का आ गया, और ये करते करते इधर बिहार वगैरह होते हुए यहाँ तक पहुंच रहा है इस क्षेत्र में। फिर छोटा छोटा ये यहाँ पर आंध्रा वाला, और ये यहाँ पर थोड़ा सा भाग महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्रा, ये आंध्रा का क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ये एरिया, ये वो क्षेत्र होंगे जहाँ महासागरीय जल एंट्री किया होगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो खासतौर पर यहाँ पर एमपी वाले क्षेत्र में इन अवसादी चट्टानों का रूपांतरण हुआ है। रूपांतरण होने से यहाँ क्या मिलता है, संगमरमर, मकराना का संगमरमर, राइट, जैसे ताजमहल बना राजस्थान, मकराना का, राइट। जबलपुर भेड़ाघाट, वहां भी संगमरमर की चट्टानें हैं, नहीं जानते हो है ना। तो ये सब किससे संबंधित है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से रूपांतरण हुआ और वहां पर संगमरमर की प्राप्ति होती है, राइट। उसे लिखो, चूना पत्थर के रूपांतरण से, उसी का चूना पत्थर के रूपांतरण से संगमरमर की प्राप्ति हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर तथा राजस्थान के मकराना प्रमुख हैं, राजस्थान के मकराना प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं चट्टानों में गोलकुंडा आंध्रा, इन्हीं चट्टानों में गोलकुंडा तथा पन्ना मध्य प्रदेश तथा पन्ना के हीरे पाए जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ये चट्टानें राजस्थान
गुजरात, थोड़ा पार्ट गुजरात भी है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि में पाई जाती है। अब आप इतना अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ये भारत है उस वक्त यहां पर, तो यहां पर अरावली बन चुका है, यहां पर विंध्यन बन चुका है, और यहां पर गारो खासी जयंतिया वाला एरिया है। जब अरावली बना है ना, उसी समय यहां पूर्वी घाट बना है, अरावली के समय पूर्वी घाट बना है। यहां तो याद है ना कि धारवाड़ क्रेकन था, धारवाड़ क्रेकन, तो हमने कुछ क्रेकन आपको दिखाए थे, यहां से बस थोड़ा सा समझ लो। ऐसे काम चल जाएगा। धोखा है, चलो थोड़ा इसमें देख लेते हैं। यहां ये देख रहे हो ना धारवाड़ क्रेकन, ये धारवाड़ क्रेकन का हिस्सा, यहां पर तो ये धारवाड़ क्रेकन है। अब थोड़ा सा ध्यान करो पेंजिया को, अरे धारवाड़ क्रेकन यहां याद रखो। अगर हम पेंजिया को ध्यान रखते हैं यहां पर, तो पेंजिया जब ये बन रहा था तो इस वाले क्षेत्र में हमारे पास अंटार्कटिका था, और यहां वाले पे ऑस्ट्रेलिया था, यहां वाले पे ऑस्ट्रेलिया था, है ना। यहां पर धारवाड़ क्रेकन है, धारवाड़ क्रेकन के अवसाद यहां पर एक गर्तनुमा संरचना थी जिसे हम कहते हैं कुडप्पा भूसन्नति, कुडप्पा भूसन्नति। यहां पर वो मटेरियल जमा हुआ, धारवाड़ क्रेकन का मटेरियल यहां गिर के जमा हुआ, और जब ये क्षेत्र आपस में टकराए हैं, तब यहां सेडिमेंट क्या है, ऊपर की ओर उठे हैं। तब यहां जो वलित पर्वत का निर्माण हुआ, वो वलित पर्वत क्या है, वो है यहां पर पूर्वी घाट। पहले अरावली का निर्माण हुआ, मारवाड़ क्रेकन एंड बुंदेलखंड क्रेकन, फिर धारवाड़ क्रेकन और अंटार्कटिक और कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया को बोल देते हैं, लेकिन फिर जियोलॉजी में मान लो समझ कम है। यहां पर आप जब भी आप देखो क्या पेंजिया, तो आपको यहां अंटार्कटिका ही दिखेगा, राइट। इसकी ज्यादा अंटार्कटिका से, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी टक्कर है। तो यहां पर अरावली के बाद निर्मित हुआ पूर्वी घाट, इसलिए हम बोलते हैं कि यह कंटेम्परेरी यंगर ऑफ अरावली। जैसे आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हो, करंट अफेयर क्या हुआ उस साल, जिस साल आपको एग्जाम देना है उस साल। कंटेम्परेरी क्या हुआ उसके साथ पिछले 2 साल का, तो आपको कंटेम्परेरी नहीं, कंटेम्परेरी के साथ कंटेम्परेरी करंट के साथ कंटेम्परेरी करंट भी पढ़ना चाहिए। तो उसी तरह जो पहले अरावली निर्मित हुआ और उसके बाद इसका निर्माण हो रहा है, तो यह कंटेम्परेरी यंगर देन अरावली। फिर इसके बाद सतपुड़ा का निर्माण हुआ, फिर सतपुड़ा के बाद विंध्यन का निर्माण हुआ, और ये ऑलरेडी क्रेटन के रूप में मेघालय पहले से मौजूद है, ये क्रेटन यहां पर ऑलरेडी मौजूद है। तो अब इस समय की कंडीशन आप ध्यान रखो, तो अरावली यहां पर है, भारत के इस वाले पर एक सींग के रूप में समझ लो अरावली, और इधर समझ लो ये वाला हिस्सा, बाकी सब तैयार है। और अब यह भारतीय प्लेट क्या करेगी, आगे की ओर बढ़ेगी। और अब खुद समझ सकते हो, जब आगे की ओर बढ़ेगी तो अगर यूरेशियाई प्लेट से टकराएगी तो पहले ये पार्ट टकराएगा, राइट, फिर ये पार्ट टकराएगा, और जहां ये दोनों पार्ट टकराएंगे वहां पर जहां जहां टकराएंगे वहां के सेडिमेंट को क्या करेंगे, ये ऊपर करते। तो यहां नंगा पर्वत आ जाएगा, यहां नामचा पर्वत आ जाएगा, और फिर चूंकि ऐसे यह बना हुआ है, यूरेशियाई प्लेट का दबाव पड़ेगा, तो इसी आकार में हिमालय का क्या होगा, उत्थान करेगा, राइट। तो इस समय तक 60 करोड़ वर्ष पहले तक जो प्रायद्वीपीय भारत है इस रूप में क्या है, आ चुका है। आर्कियन चट्टाने हैं, धारवाड़ चट्टाने हैं, कुडप्पा चट्टाने हैं, और यहां पर विंध्यन, इतना तैयार, राइट। अभी आगे बढ़ते जाएंगे, अपरदन वगैरह सबका बारी बारी से होता जाएगा, सबकी मिक्सिंग होती चली जाएगी, भारी खनिज बीच में रह जाएंगे, हल्के खनिज बाहर तक फैलते चले जाएंगे, और इस प्रक्रिया में भारत के मिनरल बेल्ट या खनिज पेटियों का क्या होगा, विकास होगा। इस क्रम में अब उत्तर की तरफ बढ़ने के क्रम में धीरे धीरे सारे खनिज अपनी अपनी जगह फैल के क्या होंगे, पहुंचेंगे, कहीं नदियों द्वारा किसी द्वारा ये पहुंचेंगे, और उस प्रक्रिया में भारत की खनिज पेटियों का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और आप देखेंगे अधिकांश धात्विक और अधात्विक की भी अधिकांश पेटियां कहां मिलेंगी हमको, इस वाले क्षेत्र में मिलेंगी, राइट। तो यंगर बेल्ट जो होंगी वो हिमालय की तरफ जा सकती है, हिमालय, अंडमान निकोबार वगैरह की तरफ चली जाएंगी। तो अब ये वो स्थिति है जब प्रायद्वीपीय भारत पूरी तरह से तैयार है, यह पेंजिया का पार्ट हो चुका है, और जब यह टूट के आगे बढ़ेगा तब यहां पर गोंडवाना लैंड या कहा जाए आर्यन क्रम की चट्टानों का प्रारंभ होगा, राइट। अब नेक्स्ट लिखो, हाँ अभी आगे आएगा, जब हिमालय निर्मित थोड़ा होगा तो पश्चिमी घाट आ जाएगा, है ना, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत नहीं है ना, पश्चिमी घाट पर्वत नहीं है, पर्वत जैसा, तो अभी पर्वत बना दिया है, पश्चिमी घाट आगे आएंगे। लिखो इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें, लिखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें, रीवा, सतना, सीधी, जिलो, हाँ इसी से विंध्य प्रदेश चट्टानों से। जहां एमपी के बहुत सारे पंचमढ़ी वगैरह देखते हो ना जितने ऊपर हैं, वहां कभी महासागर था, वहां कभी महासागर था, वो महासागर के अवसादों से ऊपर उठा, जाके देखो चुना पत्थर मिलेगा, है ना। तो उसी क्रम के आधार पे देखो इसमें इन गोंडवाना क्रम की चट्टानें, नंबर 1, इन चट्टानों का निर्माण इन पानी, इन चट्टानों का निर्माण 10 रुपए लेना ऐसा ही बोला तो सीरियस हो अगर मैं अंदर ही में जाए। नंबर 1, इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनीफेरस, अपर कार्बोनीफेरस, मतलब मोटे तौर पर 30 करोड़ ऊपरी कार्बोनीफेरस, इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनीफेरस से जुरैसिक
जुरासिक कल्प तक हुआ है, ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक कल्प तक हुआ है, तथा इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तथा इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नंबर 2, कार्बोनिफेरस कल्प में, ये 30 करोड़ के आसपास की बात है, 30-32 करोड़। कार्बोनिफेरस कल्प में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों का निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के सहारे तत्कालीन वनस्पतियां दब गई, जिनसे कालांतर में कोयले की प्राप्ति होती है। भारत के कुल कोयला भंडार का 98% इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। अब समझिए दरारें क्यों बनी होंगी, क्योंकि पैंजिया जब टूटने की प्रक्रिया प्रारंभ किया होगा, कुछ गति हुई होगी, राइट? तो उस गति के दौरान जो कमजोर क्षेत्र थे, जो भी हल्की फुल्की हलचल हुई, जो कमजोर क्षेत्र थे, वहां दरारों का क्या हो गया, निर्माण, और वहां की वनस्पतियां क्या है, नीचे की तरफ चली गई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ये चट्टानें झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि में पाई जाती हैं, जिनका संबंध दामोदर, सोन, महानदी तथा गोदावरी नदी घाटियों से है। तो यहां पर 98% कोयला और ये बिटुमिनस कोयला। देखो 2 कोयले हैं विश्व में 2 कोयले हैं, एक कार्बोनिफेरस कोल और एक गोंडवाना कोल। जो कार्बोनिफेरस कोल है वो लगभग 35-36 करोड़ वर्ष पहले बनना शुरू हुआ, और जो गोंडवाना कोल है वो 30 करोड़ के बाद। जैसे मान लो अगर कोई एक पूरा टाइम पीरियड है, हमने इसे बोल दिया कार्बोनिफेरस, और मान लो ये 36 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 28 करोड़ वर्ष पहले तक ये चल रहा है, राइट? लगभग 8 वर्षों का अंतराल है। तो हम यहाँ पर 3 वर्ष ये ले लें, 2 वर्ष ये ले लें, 3 वर्ष इधर ले लें, राइट? तो यह निम्न कार्बोनिफेरस, मध्य कार्बोनिफेरस और उच्च कार्बोनिफेरस या ऊपरी कार्बोनिफेरस। जैसे पूरा पाषाण काल पड़ा होगा तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, 3 में बांट सकते हैं ना, राइट? तो इसी तरह अगर हम कार्बोनिफेरस को देखें तो वह मोटे तौर पर 36 से 28 लेते हैं। तो प्रारंभ के जो 3 हैं ये यहाँ पर निम्न कार्बोनिफेरस है, या मध्य कार्बोनिफेरस है, और यह ऊपरी कार्बोनिफेरस है। जो इस समय जिन कोयले का निर्माण हुआ, जो इस समय वनस्पतियां वगैरह गई और उससे कोयला मिलता है, वह कार्बोनिफेरस कोयला कहलाता है वैश्विक संदर्भ में। अब यहाँ पर बात समझो, सबसे पहले क्या टूटा था पैंजिया में? गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड। मतलब यहाँ पर अंगारा लैंड टूट के पहले अलग हुआ, उसमें हलचल पहले हुई होंगी, वहां पर दरारें पहले बनी होंगी, टूटने की प्रक्रिया तो पहले शुरू, वहां दरारें पहले बनी होंगी, वहां की वनस्पतियां पहले धसी होंगी। इसलिए नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कई देशों में हमको ज्यादा पुराना कोयला मिलेगा, ज्यादा पुराना कोयला मिल पाएगा। इसलिए उनका कोयला बड़े क्षेत्र में एक अच्छी क्वालिटी का कोयला है, जिसे एंथ्रासाइट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एंथ्रासाइट कहते हैं, राइट? और यहाँ पर भारत में कोयले के निर्माण की प्रक्रिया 30 करोड़ साल के बाद शुरू हो रही है। तो उसकी तुलना में यह कोयला क्या है, थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी का है। यह बिटुमिनस है, यह कोयला क्या है? बिटुमिनस कोयला है। इससे भी थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी का टर्शियरी भी आएगा। लेकिन एक अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आया, या तो चट्टानों का बड़ा दबाव हो गया हिमालय के बनने में। भारत में एक ही जगह एंथ्रासाइट कोयला मिलता है, वो कश्मीर है, रियासी क्षेत्र, राइट? रियासी और कालाकोट है, लेकिन रियासी क्षेत्र ज्यादा बड़ा क्षेत्र है। वहां एंथ्रासाइट का छोटा सा चंक, छोटा सा एरिया मिलता है। वो क्यों मिलता है अभी ये समझ में नहीं है, राइट? उस संदर्भ में जियोलॉजिस्ट अभी काम कर रहे हैं, पर उन्हें भी क्लियर नहीं। उनको लगता है यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा पड़ा तो उसकी कंडीशन हो सकती है, वो नहीं पता। लेकिन भारत का कोयला नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों के कोयले की तुलना में थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का है, क्योंकि उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, बाद में शुरू हुई है। जैसे मान लो समझ लिया कि एक लकड़ी है, हमको लकड़ी से कोयला बनाना है। मान लो एक लकड़ी है, इसको एक को हम 100 साल पहले दबाने और एक को हम 50 साल बाद दबाएं, मान लो 100 साल पहले और 50 साल बाद, तो इसमें मौजूद अशुद्धियां थोड़ा पहले क्या होंगी, निकल जाएंगी, राइट? जैसे मान लो A B C D E F ये मिनरल, ये सब कुछ मिले हुए हैं, सब कुछ मिले हैं, राइट? धीरे धीरे A B D E F गायब हो गए, नमी है गायब हो गई, और गैसें हैं निकल गए, जो अपघटन हो सकते हैं वो अपघटित हो गए। इसमें C बचा रह जाए, तो समय के साथ इसमें C की सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा, C ज्यादा हो जाएगा। पहले C जितना था कुल में, C का मान थोड़ा था, बाकी सब हट गया तो केवल C ही बच रहा है। तो यहाँ पर कार्बन की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो कैसा बनता है, एंथ्रासाइट। और इससे कम होने पर फिर क्या है, बिटुमिनस, राइट? फिर ऐसे कम होता जाएगा तो यहाँ कोयले की गुणवत्ता में क्या है, क्रमशः कमी होती जाएगी। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। भारत में बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट कोयला यहाँ पर प्राप्त होता है। लिग्नाइट कोयला टर्शियरी चट्टानों में आएगा, वो बाद में आएगा। यहाँ भी कुछ है, लेकिन यहाँ प्रमुख कोयला जो है वो क्या है, बिटुमिनस प्रकार का है। तो कोयला 2 तरीके का होगा, एक होगा कार्बोनिफेरस कोल और दूसरा होगा गोंडवाना कोल। गोंडवाना कोल वो होगा जो अपर कार्बोनिफेरस लगभग 30 करोड़ से उसके बाद बनेगा जुरासिक तक का, और कार्बोनिफेरस कोल जो है वह पहले से ही लगभग 35-36 करोड़ वर्ष पहले से ही क्या है, वह निर्मित होना प्रारंभ हो गया था। इसलिए वो अच्छा कोयला है, हाई ग्रेड कोयला है। ये इससे थोड़ा लोअर ग्रेड कोयला पाया जाता है। तो भारत में अधिकांश कोयला भंडार बिटुमिनस टाइप के कोयले का पाया जाता है, ठीक है ना?
नेक्स्ट लिखो दक्कन ट्रैप। ऐसे लिखिए नंबर 1 दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप चट्टानी संरचना का निर्माण। दक्कन ट्रैप चट्टानी संरचना का निर्माण क्रिटेशियस कल्प से, क्रिटेशियस कल्प से इयोसीन युग तक हुआ है। कल्प से इयोसीन युग तक हुआ है। इयोसीन युग तक हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, पैंजिया के विखंडन की प्रक्रिया में, पैंजिया के विखंडन की प्रक्रिया में भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर गति करती है, उत्तर पूर्व की ओर गति करती है तथा यह रीयूनियन नामक हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरती है, हॉट स्पॉट के ऊपर से गुजरती है। इस प्रक्रिया में दरारी उद्गार के सहारे बेसाल्टिक लावा, दरारी उद्गार के सहारे बेसाल्टिक लावा का प्रसार होता है, बेसाल्टिक लावा का प्रसार होता है। यह लावा सीढ़ीदार संरचना में पाया जाता है। लावा की ऐसी संरचना स्वीडिश भाषा में ट्रैप कहलाती है। स्वीडिश भाषा में ट्रैप कहलाती है। लावा की ऐसी संरचना, सीढ़ीदार संरचना, स्वीडिश भाषा में ट्रैप कहलाती है। इस प्रकार दक्कन ट्रैप प्रायद्वीपीय भारत में विस्तृत आग्नेय प्रदेश है, इग्नियस प्रोविंस, विस्तृत आग्नेय प्रदेश है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सौराष्ट्र, गुजरात का काठियावाड़ वाला क्षेत्र, इसके अतिरिक्त यह सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक आदि में भी विस्तृत है, अब आप ध्यान रखेंगे कि जो यह प्रक्रिया हुई है, यह प्रक्रिया क्रिटेशियस से इयोसीन तक। तो क्रिटेशियस के बाद क्या आया? क्रिटेशियस, पैलियोसीन और इयोसीन। कम से कम 3 परतें यहां मौजूद हैं, 3 परतें यहां पर मौजूद हैं। इसलिए एक सीढ़ीदार स्ट्रक्चर जैसा लावा का विस्तार है। और जियोलॉजी में सन 1750 के उपरांत की परंपरा है कि इस तरह की चीज को हम ट्रैप क्यों कहते हैं? जैसे मान लो अभी उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन अब उद्गार हुआ, तो जो ये वाली चीज थी वो उसमें क्या हो गई? ट्रैप हो गई। फिर एक लंबा समय कुछ रहा, यहां पर कुछ नई चीज विकसित हुई, फिर दूसरा लावा उद्गार हुआ, ट्रैप हो गया, तीसरा हुआ, ट्रैप हो गया। लेकिन हर बार जो लावा आएगा वो जरूरी नहीं है कि समान क्षेत्र तक क्या हो, फैले। कभी कम क्षेत्र तक फैलेगा, कभी अधिक क्षेत्र तक फैलेगा। तो यहां पर एक सपाट संरचना नहीं मिलेगी, क्योंकि विस्तार क्षेत्र में अंतर है। तो इसलिए हमको यहां लगता है कि एक सीढ़ीदार संरचना का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, राइट। तो अब हम इस डेक्कन ट्रैप के सहारे अगर हम इसकी ड्रिलिंग करें तो हमको ये प्राप्त हो सकता है कि किस किस प्रकार के कौन सी चट्टानें कब यहां गहराई में क्या हुई हैं, निर्मित हुई। हम यहां की लिथोलॉजी जान सकते हैं, चट्टान विज्ञान का हम यहां पर अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास निर्मित है क्या? डेक्कन ट्रैप, ठीक। अब जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा कि डेक्कन ट्रैप में प्राकृतिक संसाधनों पर चर्चा कीजिए, तो आपको ज्यादा वो नहीं लिखना जो मैंने लिखा है कितने फैला हुआ है वो, आपको तो लास्ट वाली 3-4 लाइन लिखनी है कि डेक्कन ट्रैप प्रायद्वीपीय भारत में विस्तृत लावा प्रदेश है। इसे हम बोलते हैं इग्नियस प्रोविंस, राइट। लावा प्रदेश है जहां विदर उद्गार या दरारी उद्गार के सहारे बेसाल्टिक लावा का विस्तार हुआ है, जो लगभग 5 लाख किलोमीटर में सीढ़ीदार संरचना में पाया जाता है। प्रमुख विस्तार यहां, और ये करके एक ये डायग्राम क्या कर देना है, मतलब इलाका बता देना है एक मैप में कि ये क्षेत्र यहां पर पाया जाता है। और फिर उसके बाद उसके प्राकृतिक संसाधन पे बात कर लेनी है। प्राकृतिक संसाधन में इन द सेंस क्या है, अगर हम देखें, अगर हम यहां पर देखते हैं तो मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है कि नहीं है? तो इससे क्या होती है? एक मृदा बनती है। वो मृदा कौन सी है? काली मृदा, काली मृदा हो गई, राइट। इसमें चूंकि ह्यूमस नहीं होगा तो नाइट्रोजन नहीं होगा, यहां पर ह्यूमस और नाइट्रोजन 2 चीज नहीं होंगी, बाकी सब मिला होगा। और इसी के सहारे यहां पर कपास उत्पादक क्षेत्र का क्या हुआ है? विकास हुआ। दूसरी चीज है, एक और प्रकार की मृदा यहां बनती है मानसूनी जलवायु के अंतर्गत। जब यहां कभी ज्यादा वर्षा हो जाए, कम वर्षा हो जाए, उस प्रक्रिया में एक और मृदा का निर्माण होता है, और वह मृदा है लैटराइट मृदा। तो यहां पर इस वाले ट्रैप के सहारे लैटराइट मृदा भी पाई जाती है, राइट। तो ये हो गया यहां पर मृदा निर्माण और उससे संबंधित होने वाले लाभ। दूसरी चीज है, अब इसमें
क्योंकि यहां पर बेसाल्टिक लावा आया है, तो सोच सकते हो बेसाल्ट में क्या क्या होगा। बेसाल्ट में यहां पर ये मैफिक लावा है, मैफिक लावा है, तो यहां पर आयरन और मैग्नीशियम की क्या होगी, अधिकता होगी, आयरन और मैग्नीशियम। तो यहां पर हमको निम्न कोटि के लोहे की भी क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। दूसरी चीज, जहां लैटराइट है, याद रखना यहां पर बॉक्साइट मिलने के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, एल्यूमिना के। तो यहां पर यह बॉक्साइट भी मिलता है, बॉक्साइट के क्षेत्र भी यहां पर प्राप्त होते हैं। फिर बेसाल्टिक लावा के टूटने से गिट्टी वगैरह जो होती है वो बनती है, तो निर्माण सामग्री, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण सामग्री मिलती है। इसमें कुछ लो क्वालिटी जेम्स या रत्न भी मिलते हैं, एगेट, एगेट, मणिक, कार्नेलियन, ये भी यहां पर हमको मिलते हैं लो क्वालिटी के। इसके अलावा अगर हम इस क्षेत्र को देखते हैं, इस क्षेत्र को देखें तो अगर ध्यान दो, जो यहां इसका विस्तार है, इसका विस्तार यहां पश्चिमी घाट के सहारे उत्तर में, पश्चिमी घाट के उत्तर में इसका विस्तार है। तो यहां जब इसका विस्तार हो जाएगा तब यहां पर यह तटीय क्षेत्र की अवस्थिति आ जाएगी एक तरह से। तो यहां पर पवन ऊर्जा की क्या होगी, संभावना होगी। यहां पर पवन ऊर्जा का संभावित क्षेत्र हो सकता है, हम ऊर्जा में इसको देखेंगे। बस एक सीमा यह हो सकती है कि पश्चिमी घाट जो है वह इकोसेंसिटिव जोन है, या ये कहा जाए कि वहां पर जैव विविधता ज्यादा है और थोड़ा पवन ऊर्जा की कुछ ऐसी चीजें हैं जो पर्यावरण को थोड़ा खतरा देती हैं, तो इसलिए इसको सोच समझ के वहां इस्तेमाल करना होता है। लेकिन पश्चिमी घाट, जैसे आप महाराष्ट्र वगैरह जाओगे, इन समय जाओगे ना, तो आपको कई जगह ऊंचे क्षेत्रों में पश्चिमी घाट पर आपको विंड व्हील मिलेगी, पक्का मिलेगी। आप नासिक वगैरह जाओगे तो आपको दिखेगी, राइट। तो यह पवन ऊर्जा का स्रोत क्षेत्र हो जाता है। इसके अलावा यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में भी पड़ेगा, अर्थात यहां वर्षा नहीं होगी, बादल नहीं बन रहे होंगे ज्यादा, तो यहां सौर ऊर्जा की दशाएं बेहतर हो जाएंगी, राइट। तो यहां पर पवन ऊर्जा के साथ साथ सौर ऊर्जा की भी अच्छी दशाएं प्राप्त हो सकती हैं, राइट। तो यह इतने प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो सकता है, यह स्रोत यहां पर डेक्कन ट्रैप हो सकता है। इन्हीं की आप यहां पे चर्चा कर लेंगे, देख लो आगे। इस तरफ से घटता जाएगा, ऐसा है। तो मोटाई यहां पर सबसे ज्यादा है और मोटाई इधर क्या होती जाती है, कम। मोटाई कम होती है तो ढाल, अब इसको ढाल को आप हमेशा देखो, हमेशा देखो नदियों के सहारे, बाकी को छोड़ दो। ढाल हमेशा किससे देखनी है, नदियों के सहारे। तो ढाल देखो नदियों के सहारे, तो भ्रंश घाटी को छोड़ दो, गोदावरी, कृष्णा कैसे जा रही है, अपने आप ढाल कहां है, ये तो अपने यहाँ राजमिस्त्री भी जानते हैं। नहीं देखते वो पानी चेक करता है। आपको अगर किसी भी क्षेत्र की ढाल देखनी है तो पहले देखो नदियां किधर जा रही हैं, फिर देखो भ्रंश घाटी तो नहीं है। अगर भ्रंश घाटी नहीं है यहाँ पर तो फिर ढाल हमें यही माननी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर ढाल इसकी ये है, जहां भ्रंश घाटी मिल गई है नर्मदा और ताप्ती की, उन्होंने इधर किया क्योंकि वो भ्रंश घाटी के कारण, अन्यथा ढाल ये। तो उत्तर की ओर, यहाँ सॉरी पूरब की ओर अधिक मोटा है और उसके मोटाई है ज्यादा, और इधर मोटाई क्या है, कम होती जाती है, ठीक है ना। हाँ, गन्ना के लिए भी हो जाएगा, केला के लिए हो सकता है। गन्ना और खट्टे फल ज्यादा अच्छे हैं, मुसावल वगैरह का केला भी इसी में होता है, तो कह सकते हो गन्ना भी हो जाएगा, खट्टे फल भी हो जाते हैं, ये सारे हो जाते हैं। नागपुर का संतरा है ना, जितने फल है ना वो भी ऐड कर दो, है ना। देखो इसमें कर्नाटक में विस्तृत है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दक्कन ट्रैप के अपक्षय से, दक्कन ट्रैप के अपक्षय से काली मृदा का निर्माण हुआ है, काली मृदा का निर्माण हुआ है। यह महीन कणों वाली मृदा है, यह महीन कणों वाली मृदा है जिसकी जल धारण क्षमता उच्च होती है, जल धारण क्षमता उच्च होती है। अतः यह गीली होने पर चिपचिपी और सूखने पर चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। अतः इसे स्वयं को जोतने वाली मृदा कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। यह मृदा कपास उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त होने के कारण कपास मृदा भी कहलाती है, कपास मृदा भी कहलाती है। इसके अतिरिक्त खट्टे फल तथा गन्ने आदि के उत्पादन के लिए भी इसका महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट, मानसूनी जलवायु के अधीन यहां लैटराइट मृदा का भी विकास होता है, लैटराइट मृदा का भी विकास होता है, जहां से निम्न गुणवत्ता वाला लोहा तथा बॉक्साइट की भी प्राप्ति होती है, नेक्स्ट, बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने से प्राप्त पदार्थों का उपयोग निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सकता है,
निर्माण सामग्री के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन चट्टानों में एगेट और मणिक जैसे इन चट्टानों में एगेट और मणिक जैसे अर्ध मूल्यवान पत्थर भी प्राप्त होते हैं। बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, अर्ध मूल्यवान या अर्ध कीमती पत्थर भी प्राप्त होते हैं, रत्न पत्थर भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस लावा प्रदेश में पश्चिमी घाट के सहारे पवन ऊर्जा गोदावरी और कृष्णा नदियों के जल प्रवाह द्वारा जल विद्युत तथा वृष्टि छाया क्षेत्र में सौर ऊर्जा की अच्छी संभावनाएं हैं। हाँ बोलो, वृष्टि छाया क्षेत्र याद है कि नहीं, पहले बताओ। तो यहां से ऐसे जब हवा उतरती है, यहां तो बादल बनेंगे अगर हवा, और यहां जब हवा उतरती है तो रुद्धोष प्रक्रम में गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ हो जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, कंडेंसेशन नहीं होता, तो बादल नहीं बनते। बादल नहीं बनेंगे तो सौर ऊर्जा क्या होगी, सोलर एनर्जी पर्याप्त आएगी, तो उसमें सौर ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, है ना। वेलकम मित्र। चलो नेक्स्ट लिखो, तृतीय क्रम की चट्टानें। नंबर 1, इनका निर्माण इयोसीन से प्लायोसीन युग तक हुआ है, या युगों तक हुआ है, जिसे तृतीयक कल्प के अंतर्गत रखा जाता है। अतः इस समय निर्मित चट्टानें तृतीयक चट्टानें कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस समय हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अतः हिमालय को तृतीयक युगीन वलित पर्वत कहा जाता है। युगीन एक कॉमन टर्म के रूप में तृतीयक युगीन वलित पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये चट्टानें कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तारित हैं। कुछ मात्रा में ये कच्छ तथा दक्षिण भारत में भी पाई जाती हैं। यूरेशिया है, भारत जा रहा है। अभी ये वाला हिस्सा बहुत नहीं बना था उस समय तक, लेकिन उतना आप नहीं समझ पाओगे, उसको जबरदस्ती न बढ़ाया जाए। भारत ऐसे जा रहा है और जाते हुए ये क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। ये द्रास सेक्टर है, द्रास वाला एरिया पहले जाके टकराता है, और जब ये टकराता है तो सोच लो पूरा ये बिल्कुल जैसे यहां तक बिल्कुल हिल जाता है। जा रहा था ये, इस वक्त इसकी गति थी लगभग 18 सेंटीमीटर पर ईयर, और टकराने के बाद अब गति है केवल 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर। तो ये एक बहुत बड़ा कोलिजन था। तो इस कोलिजन में जैसे ये गया और ये टकराया, और टकराने पर ऐसे टक्कर उठा, और जब ये टक्कर हुई तो इधर दरारों का क्या हुआ, तेज निर्माण। बाकी हर जगह दरारें, यहाँ पे हैं, हर जगह यहाँ पे दरारों का निर्माण हुआ, और ये वाला जो हिस्सा है वो पूरा क्या हुआ, नीचे धंस गया, नीचे चला गया, अरब सागर का विस्तार हुआ। और यहाँ पर जो हिस्सा बिल्कुल खड़ा रह गया वही क्या है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, खड़ा कगार है। और इन्हीं प्रक्रियाओं में जब ये सब टूटा फूटा है तो कई तरह और दरारें एक्टिवेट हुई हैं, यहाँ पर और दरारें एक्टिवेट हुई हैं। तो उन्हीं दरारों के सहारे कई नदियां वगैरह आगे प्रवाहित हो रही हैं। जब हम प्रवाह देखेंगे तब हम वहाँ पर बात करेंगे। और फिर इसके बाद जब ये यहाँ टकरा गया तो ये आगे बढ़ नहीं सकता है। अब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज क्या है, मूवमेंट स्टार्ट हुई, और ये जाके यहाँ टकराता है। और इस प्रक्रिया में आगे देख लेंगे हिमालय की कई श्रेणियों का क्या होता है, निर्माण। तो यहाँ पर इनके बीच पहले क्या था, टेथिस सागर क्लोज हुआ, प्रायद्वीपीय खंड जो है जाकर के इधर टकरा रहा है। और इस प्रक्रिया में यहाँ सेडिमेंट जो ये चूंकि ओशियानिक पार्ट है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव, सूक्ष्म जीव ये सब मौजूद है। तो जब ये सब दबेंगे तो नीचे जाके पेट्रोलियम और उसके अलावा प्राकृतिक गैस, इस समय जो वनस्पतियां वगैरह जहां दब पाई वहां पर टर्शियरी कोयला
राइट। तो इस क्षेत्र में टर्शियरी कोयला, पेट्रोलियम ये, और ये हिस्सा पीछे उठा था ये वाला, तो जहां नीलगिरी है, राइट, इसके आसपास भी दरारें वगैरह निर्मित हुई, राइट। नीलगिरी पे बड़ा भंस है, यहाँ दरारें निर्मित हुई, यहाँ पर पेड़ पौधे नीचे गए, और इसीलिए तमिलनाडु में भी हमको क्या है, टर्शियरी कोल प्राप्त होता है। लिग्नाइट, मन्नारगुडी, राइट, नेवेली, ये क्षेत्र टर्शियरी कोल के क्या है, क्षेत्र है। और इसी समय तटीय क्षेत्रों के सहारे भी कुछ न कुछ टर्शियरी चट्टानों का क्या हुआ होगा। टर्शियरी चट्टान का मतलब उस समय के व्यवस्था में जो अवसाद वगैरह जमा हुए उससे जो चट्टानें बनी है उनको हम टर्शियरी रॉक्स कह रहे हैं। तो जब इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, राइट, टक्कर तो क्रिटेशियस से शुरू हो गई थी, राइट। क्यों? क्योंकि ये यूरेशियाई प्लेट थी, बीच में यहाँ पर टेथिस सागर था, यहाँ पे भारत था। टेथिस सागर की प्लेट ऑलरेडी जा रही थी, आगे जा रही थी, तो टेथिस सागर की प्लेट तो क्रिटेशियस से ही टकरा रही थी। इयोसीन, ओलिगोसीन में ये वाला हिस्सा आके टकराया, इसका जो महाद्वीपीय मंतर था वो जाकर के टकराया, और जब वो जाकर के टकराया तब यहाँ पर हिमालय की 3 श्रेणियों का क्या होता है, निर्माण होता है, इयोसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन में, और महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और इस प्रक्रिया में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उन्हीं चट्टानों को तृतीयक युगीन चट्टानें कहा जाता है, राइट। इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन चट्टानों में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, निम्न स्तरीय कोयला, इसी को तृतीयक कोयला कहेंगे, निम्न स्तरीय कोयला, जिप्सम, ग्रेफाइट, नमक, जो सेना नमक वगैरह ये सब है, नमक आदि की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये हो गया। हम आ गए यहां पर कहां तक, तृतीयक कंप्लीट, मतलब इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। अब चतुर्थक का आएगा जिसमें प्लीस्टोसीन और होलोसीन। पहले लिखो चतुर्थक क्रम की चट्टानें, चतुर्थक क्रम की चट्टानें। नंबर 1, इन चट्टानों का निर्माण चतुर्थक क्रम में या चतुर्थक कल्प में प्लीस्टोसीन और होलोसीन युगों में हुआ है। प्लीस्टोसीन और होलोसीन युगों में हुआ है। देखो, जब हिमालय की यहां पर श्रेणियां निर्मित हुई तो 3 प्रमुख श्रेणियां हम देख लें, तो यह है महान हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। यहां पर एक झील का निर्माण हुआ, अन्य भी जगह झील बनी थी, उनका पानी वानी बह गया, बहुत सारी क्रिया हुई, लेकिन यहां की झील में खास बात हुई। तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच जहां आज कश्मीर घाटी पाई जाती है, वहां पहले एक झील थी, और उस झील को कहा जाता है करेवा, करेवा। फिर इस झील में हिम नदों द्वारा, प्लीस्टोसीन याद करो, प्लीस्टोसीन हिमयुग का समय, हिम नदों द्वारा लाया गया सेडिमेंट भर दिया गया, इसे हम कहते हैं हिमोड़। और जब किसी झील में कुछ सेडिमेंट भर जाए तो उसे सरोवरी निक्षेप कहा जाता है, तो हिमालय के जब यहां पर अंतिम तीनों श्रेणियां बन गई, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तो उस वक्त महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटी है, या अभिनति में बन रही है ना, इसको हम बोलते हैं अभिनतिक घाटी, राइट। तो यहां जो घाटी बनी वह जिसे आज हम कश्मीर के रूप में जानते हैं, वहां पहले एक झील थी करेवा, और यह झील यहां पर हिमनदों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गई। फिर जो यहां थोड़ी, क्योंकि भारतीय प्लेट लगातार क्या हो रही थी, आगे की ओर चल रही थी, तो यहां विवर्तनिक हलचलें हुई, तो यह हिस्सा भी थोड़ा सा क्या हुआ, ऊपर उठा, और इस प्रक्रिया में यहां पर झेलम आदि नदियों ने इसको काटना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो उस प्रक्रिया में कश्मीर घाटी क्षेत्र में आज भी जो यह अवसाद जमा थे वो टुकड़ों के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अवसाद ये आज टीले पहले हर जगह थे, यहां से नदियों ने क्या कर दिया, अपरदित कर दिया, राइट। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है, झेलम नदी के किनारे पर, राइट। तो वूलर झील से गुजर रही है, तो वह क्षेत्र जहां झेलम ने अपरदन कर दिया, वहां से तो वो सेडिमेंट को बाहर ले गई, बाकी क्षेत्रों में सेडिमेंट क्या रहे, बचे रहे। तो ये टीलों के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं, और जो टीलों के रूप में इन अवसादों का बचा हुआ भाग दिखाई पड़ता है उसे करेवा राशि कहा जाता है, और इसको स्थानीय भाषा में वुद्र कहते हैं। करेवा राशि या इसे वुद्र कहा जाता है। यह हिमनदों द्वारा लाए गए जलोढ़कों से निर्मित है, तो यह एक उपजाऊ क्षेत्र है, और यहाँ के तापमान और इसकी जो जैविक दशाएं जो जीव इनमें पाए जाते हैं उसके सहारे यहाँ पर केसर की खेती की जाती है, जाफरान, राइट। यहाँ पर केसर की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सेब अच्छे उगते हैं, इसके अलावा यहाँ पर अखरोट की अच्छी खेती होती है, और विश्व स्तरीय केसर और सेब के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है, जिसमें पुलवामा, शोपियां, ये सब मेजर क्षेत्र है यहाँ पर जहां इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा यह क्षेत्र स्थानिक प्रजातियों के लिए भी, स्थानिक प्रजातियों जो यहीं पाई जाती हैं, चीड़ की स्थानिक प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात यह बायोडाइवर्सिटी में क्या है, बहुत ज्यादा आगे है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा पाषाण से लेकर आज तक के मानव के निवास के साक्ष्य मिलते हैं, बुर्ज हों, गुफकराल, राइट, कुत्ते के साथ मनुष्य के दफनाने के 100, राइट। ये पहले से यहाँ पर ईसाई धर्म भी प्राप्त होता है, वैदिक धर्म भी प्राप्त होता है, ईसाई धर्म भी प्राप्त होता है, सूफी भी प्राप्त होता है, सूफिज्म भी प्राप्त होता है, इस्लाम भी प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ यह क्षेत्र जो है एक निरंतरता में सांस्कृतिक क्षेत्र रहा है। पहले जहां कश्मीर है ना, वहां पहले राक्षस रहा करता था, कश्यप ऋषि भेजे गए, कश्यप ऋषि ने मार के बराबर किया, तो इसका क्षेत्र का नाम पड़ा कश्यप मार्ग, और तब से बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, कश्मीर। हमने कहा ईसा मसीह जिंदा हुए, दोबारा जिंदा हो गए, तो उसके बाद कहां गए, कश्मीर, ही वाज इन कश्मीर, राइट। अब आप इतिहास पढ़ोगे तो जानोगे, तो कश्मीर में उनके उपस्थित होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
सूफी लाल देग वगैरह, हमने आपको पहले बताया कि जो कबीर बाद में बोलता है आकर, उससे पहले यहाँ के सूफियों ने बोल दिया है। कबीर तो बहुत बाद में बोलता है, राइट। यहाँ सूफी परंपरा बहुत समृद्ध सूफी परंपरा, इस्लाम, हजरत बल यहीं पे, हजरत मोहम्मद साहब का जो पवित्र बात रखा गया, राइट। हर तरह के कल्चरल जोन में ये है। तो एक तरह से यह क्षेत्र जो है जैव विविधता में है, विशिष्ट कृषि उत्पादन में है, सांस्कृतिक क्षेत्र यह रहा है, राइट। यहाँ पर मानव या कहा जाए कि एंथ्रोपोलॉजी के संदर्भ में मानव शास्त्र के अध्ययन के लिए यह क्षेत्र क्या है, महत्वपूर्ण है, राइट। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अतः जो करेवा राशि क्षेत्र है, अब हम इसे करेवा की जगह क्या बोलते हैं, करेवा राशि, क्योंकि करेवा क्या थी, झील थी, राइट। तो अवसाद करके ये बच रहे हैं ना, तो जो करेवा राशि है इसका विविध महत्व है। लेकिन हाल के समय में यहाँ पर विकासात्मक गतिविधि, अनियमित रूप में विकासात्मक गतिविधियों का किया जाना, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन न हो पाने के कारण यह पूरा क्षेत्र अवक्रमित हो रहा है, पल्यूट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र की गुणवत्ता में कमी आ रही है। और भारत सरकार ने अगर ध्यान दोगे तो एक कोई केसर मिशन चलाया था सन 2010 के आसपास, यहाँ पर राष्ट्रीय केसर मिशन है। इसको बोल दूंगा लिखने के लिए, आप लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय केसर मिशन यही होना चाहिए, नेशनल सैफरन मिशन, है ना। दुनिया भर में कश्मीरी केसर की साख, 12 सितंबर 2021। कभी भी आपसे यह प्रश्न आ सकता है, कभी भी यह प्रश्न यहाँ पर आ सकता है। 2010-11 से शुरू किया था पहले जम्मू कश्मीर, लेकिन अब पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं वहाँ से क्या करेंगी, मैच करेंगी। और एक प्रकार का बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, उस बैक्टीरिया को जो है अन्य क्षेत्रों में भी रोपित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम केसर का यहाँ पर विस्तार कर सकें। राष्ट्रीय और पूर्वोत्तर के लिए केसर उत्पादन विस्तार, तो आप दृष्टि वाले में चले जाओ, एक दृष्टि डाल लेना, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा इसे पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगी। तो ऐसे क्षेत्र हैं, और ये वाली चीजें अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पूछेगा तो फिर लगेगा ये आया कहाँ से, आपको यहाँ से समझना पड़ेगा, है ना। लिखो, फिर इसमें आपको क्वेश्चन दे देंगे, लिखो इसमें कहाँ से था, बोलो सिंधिगो में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी में प्लीस्टोसीन युग में एक झील का विस्तार था, जिसे करेवा कहा गया है, प्राचीन झील जिसे करेवा कहा गया है, करेवा कहा गया है। यह झील हिमनदों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भर गई। यह झील हिमनदों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से भर गई। विवर्तनिक हलचलों के अधीन इस क्षेत्र के उत्थान तथा झेलम आदि नदियों द्वारा अपरदन के कारण वर्तमान में ये सरोवरीय निक्षेप समतल टीलों के रूप में कश्मीर घाटी में प्राप्त होते हैं, जिन्हें करेवा राशि कहा जाता है। इन्हें स्थानीय भाषा में वुद्र कहते हैं। करेवा राशि क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है। यह कश्मीर में उच्च गुणवत्ता वाली केसर का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त यहां सेब और अखरोट की भी अच्छी उपज होती है। इन उपजों के लिए पुलवामा, शोपियां आदि क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां चीड़ की कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं। देखो, दो प्रजाति होती हैं, एक होती है नेटिव देशज और एक होती है यहां पर एंडेमिक, स्थानिक। ऐसी प्रजाति जो किसी देश में भी हो और वहीं से अन्य क्षेत्रों में क्या है, फैल गई। जैसे मान लो आलू, राइट, आई कहा जाए कि लैटिन क्षेत्रों से और फैली हुई है हर जगह,
ओके। लेकिन उसी समय दूसरी कोई ऐसी प्रजाति हो जो केवल किसी एक जगह मिलती हो और बस वहीं मिलती हो और कहीं प्राप्त न होती हो, राइट? तो उसको हम जैसे ये एंडेमिक स्पीसीज है, कहीं और नहीं मिलेगी, केवल इसी जगह पे मिलेगी, क्योंकि इसके विकसित होने की दशाएं जो चाहिए वो यहीं पे संभव है। तो ऐसी प्रजाति को एंडेमिक प्रजाति कहा जाता है, और जहां जितनी ज्यादा एंडेमिक प्रजातियां होती हैं उसे उतना ही जैव विविधता में समृद्ध माना जाता है। तो एंडेमिक प्रजातियां जैव विविधता का एक अच्छा पैमाना मानी जाती हैं, राइट? तो लिखिए इस क्षेत्र में वैदिक, ईसाई, सूफी और इस्लाम संस्कृति की परंपराएं प्राप्त होती हैं, आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक की गतिविधियों का यहां साक्ष्य प्राप्त होता है, जो मानव के विकास की प्रक्रिया को, जो मानव आधुनिक मानव तक का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो मानव के विकास की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण है। अपने को आप और अपडेट करेंगे इस वाले से, करेवा पूछा जाएगा 2-4 साल में कहीं, इंपॉर्टेंट है ये ना, करेवा वाला क्षेत्र, यह इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा दिया है, एक छोटा सा पैरा एनसीईआरटी की इंडिया वाली, थैंक यू। बस इतना दिया इसमें, है ना? ये है करेवा, इतना ही काफी है पूछने भर के लिए। कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है, राइट? तो जो करेवा है, वो वास्तव में क्या है? चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत का जमाव है। तो जो हिमनद द्वारा मटेरियल आया और जो उसके ऊपर जमा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? करेवा। लेकिन उसे करेवा नहीं बोलते, बोलते हैं करेवा राशि। करेवा झील थी, उसे बोला जाता है करेवा राशि, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट हो गया नंबर 2, ये पहला पॉइंट था, हो गया। दूसरा पॉइंट था, अच्छा इसका एक चीज और लिख लो, इसमें एक चीज और लिख लो, पैरा चेंज करके एक चीज और लिख लो। जलवायु परिवर्तन, मानव जनित प्रदूषण, अनियंत्रित विकासात्मक गतिविधियों और अधारणीय पर्यटन के कारण इस क्षेत्र में पर्यावरणीय निम्नीकरण के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब यहां पर देख सकते हो, जैसे हेरिटेज इरेज्ड आउट द कश्मीर वैली एंशिएंट माउंट फॉर्मेशंस आर बीइंग लेवल्ड। जो माउंट फॉर्मेशन थे, जो टीले थे, वो कैसे बराबर किए जा रहे हैं? तो कश्मीर हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल डिपॉजिट कॉल्ड करेवा आर बीइंग डिस्ट्रॉयड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट मच टू द पेरिल ऑफ लोकल पीपल, राइट? तो यहां पर एनवायरमेंट के लिए बड़ी चुनौतियां यहां डेवलप हुई हैं। करेवा नोन एज प्लाई सारी ये सारी चीजें। कश्मीर सैफरन व्हिच रिसीव्ड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू 2020 फॉर इट्स लॉन्गर एंड थिकर स्टिग्मास, डीप रेड कलर, हाई एरोमा एंड बिटर फ्लेवर इज ग्रोन ऑन दीस करेवा। ये यहां पर जियो इंडिकेशन में दिया गया। आगे देखेंगे एनवायरमेंट में ये सब क्या है, और इसकी ये खासियत है यहाँ के सैफरन की, यहाँ के केसर की, यहाँ के जाफरान की, राइट? ये सारे जो पैचेस हैं, ये सारे हैं, ये थोड़ा सा देख लेना जब भी मौका मिले। लगता है देखने नहीं देंगे, है ना? थोड़ा सा इन्हें और चीजें देख लेना, कहाँ पर क्या क्या समस्या आ रही है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कई तरह की रोड और ये सारी चीजें बन रही हैं। तो रास्ते में करेवा आएगा तो सबको समतल कर दिया जाएगा, और ये परमानेंट लॉस है यहाँ पर करेवा का। अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें इकोलॉजी एनवायरमेंट में आएंगे तो थोड़ा हम देखेंगे, राइट? विकास और पर्यावरण वहां पर बात की जाएगी, लेकिन तब तक आप इसे देखेंगे थोड़ा सा। एक क्वेश्चन लिखो, एक प्रश्न लिख लो, देखो, राष्ट्रीय केसर मिशन, नेशनल सैफरन मिशन, राष्ट्रीय केसर मिशन के उद्देश्यों, राष्ट्रीय केसर मिशन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इससे होने वाले लाभों का विवरण दीजिए। 150 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, करेवा राशि के महत्व पर चर्चा करते हुए, करेवा या करेवा राशि आप बराबर समझिएगा, के महत्व पर चर्चा करते हुए यहां उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 150 शब्द।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में कच्छ, ये लोग कच्छ का रण ऐसे कर लो, कच्छ का रण। ये भारत में ऐसे दो क्षेत्र है ना, एक ये कच्छ पेनिनसुला है वास्तव में, और इधर ये काठियावाड़। मैं कच्छ प्रायद्वीप की बात कर रहा हूं, इस वाले की, है ना। ये कारण काट दो, तकनीकी रूप में गड़बड़ हो जाएगा। प्लीस्टोसीन काल में कच्छ क्षेत्र, ये कर दो कच्छ क्षेत्र, कच्छ कारण काट दो, हाँ कच्छ, कच्छ बचा लेंगे उसके आगे काट दो, है ना। अब लिखो कच्छ क्षेत्र, क्षेत्र एक द्वीप के रूप में था, एक द्वीप के रूप में था। मतलब आप समझ सकते हो भारत कुछ ऐसा था कच्छ के बिना, सुना सुना लग रहा है ना और यहां पर महासागरीय क्षेत्र, है ना, एक द्वीपीय रूप में था, राइट। उसमें लिखिए सिंधु, सिंधु उसी के आगे, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा, नदियों द्वारा अवसादों के निक्षेपण से, अवसादों के निक्षेपण से यह भारत की मुख्य भूमि से जुड़ गया, यह भारत की मुख्य भूमि से जुड़ गया। तो लगातार यहां सेडिमेंट आते गए, यहां पढ़ते गए धीरे धीरे इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, थार के मरुस्थल में भी, नेक्स्ट पॉइंट, थार के मरुस्थल में भी, मरुस्थल में भी प्लीस्टोसीन काल के, प्लीस्टोसीन काल के, प्लीस्टोसीन काल के महासागरीय निक्षेप पाए जाते हैं, महासागरीय निक्षेप पाए जाते हैं, प्लीस्टोसीन काल के महासागरीय निक्षेप पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि जहां थार का मरुस्थल है कभी वहां क्या था, महासागर, सागर या महासागर, राइट। फिर देखेंगे प्रक्रिया क्या रही कि वो पीछे की तरफ हटा। इसीलिए राजस्थान में पेट्रोलियम पाया जाता है, कहीं भी अगर पेट्रोलियम मिल रहा है समझ लो कि वो महासागर में डूबा था, है ना। तो जो आज थार का आप मरुस्थल देख रहे हो, हम भू आकृतिक प्रदेश से बात करेंगे, पहले ये महासागर में गया, फिर घने बनाए, फिर मरुस्थल बना, राइट। और यहाँ जैसलमेर में वुड फॉसिल पार्क है, वुड फॉसिल पार्क, वहां राजस्थान के इन क्षेत्रों की खुदाई करने पर मोटे मोटे तने वाले वृक्ष प्राप्त हुए, दबे हुए, और उनके जीवाश्मों को रखा गया है। वो यह सिद्ध करता है कि आज था, आज जितना शुष्क दिख रहा है उतना शुष्क था नहीं, समय के साथ परिवर्तन हुए, उसमें इसका विकास हुआ। जब भू आकृतिक प्रदेश देखेंगे तो वहां बात करेंगे। तो यहां प्लीस्टोसीन काल के दौरान महासागरीय निक्षेप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में उत्तर के विशाल मैदान में, भारत में उत्तर के विशाल मैदान में तथा तटीय मैदानी क्षेत्रों में, तथा तटीय मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदाओं का संबंध भी, जलोढ़ मृदाओं का संबंध भी प्लीस्टोसीन और होलोसीन, संबंध भी प्लीस्टोसीन और होलोसीन युगों से है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन युगों से है। तथा वर्तमान में भी इनका निर्माण, वर्तमान में भी इनका निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो जैसे मान लो, समझ लो कि हिमालय बन गया, हिमालय के बाद नदियां यहां से निकली और इन्हीं नदियों ने यहां सेडिमेंट क्या किया, जमा किया। तो हिमालय के बाद क्या आ रहा है, चतुर्थक आ रहा है ना, तो प्लीस्टोसीन। और क्या आज नदियां अवसादों को जमा नहीं कर रही हैं क्या, आज भी कर रही हैं। तो प्लीस्टोसीन होलोसीन दोनों से संबंध किसका है, उत्तर के विशाल मैदानों के अवसादों का जो ये बने हैं और आज भी बन रहे हैं, राइट। और इसके अलावा इन क्षेत्रों में जब यहां पर पश्चिमी घाट बन गया, यहां भी कुछ वेरिएशन आया होगा, यहां समुद्री तरंग और नदियों का कार्य हुआ है, जिससे यहां तटीय मैदानों का क्या हुआ है, निर्माण। और ये तटीय मैदान भी जो है यह टर्शियरी के बाद की संरचना है। तो और यहां पर इन सब में अभी कहीं ना कहीं हमको नवीन जलोढ़ मिल रहे होंगे जो ये जल द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं उनको जलोढ़ कहा जाता है। और जैसे उत्तर का विशाल मैदान ले लें तो यहां जलोढ़ दो तरीके का होता है, एक जलोढ़ कहलाता है बांगर और एक दूसरा कहलाता है खादर। खादर वो जलोढ़ है जहां प्रतिवर्ष नदी के बाढ़ का पानी क्या है, पहुंच जाता है, और नदी के बाढ़ का पानी जाएगा तो अपने साथ लाई गई मिट्टी को वहां क्या करेगा, बिछा देगा। तो हर साल वहां मृदा क्या हो जाती है, नई हो जाती है, उसे खादर कहा जाता है। और वो ऊंचा क्षेत्र जहां कभी पहले बाढ़ पहुंचा करती थी लेकिन अब नहीं पहुंच पा रही है, अब वहां मृदा नई नहीं हो पा रही है, तो जो पुरानी मृदा का क्षेत्र है उसे बांगर कहा जाता है। तो पुरानी वाली पहले बनी होगी, राइट। तो बांगर जो है, जो पुरानी वाली है, वो प्लीस्टोसीन के प्रारंभ में ही आ गई, उसके बाद में आई है क्या, खादर। और खादर का आज भी क्या है, निर्माण जारी है। तो इस प्रकार पृथ्वी के ठंडे होने से लेकर जब तक हम बात कर रहे हैं, जब तक आप यूपीएससी निकाल रहे होंगे, तब तक भी मृदा का क्या हो रहा होगा, चट्टान का क्या हो रहा होगा, लगातार निर्माण। अतः भारत में प्राचीनतम से नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, राइट। एक बार स्टडी करना जहां पे प्रॉब्लम, एक क्रम आपको बस सिंपल समझना होगा। और देखो जीएस में एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते, नहीं फिर आप चट्टान एक हफ्ता पढ़ोगे, खुद चट्टान हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, है ना। तो हमको मेजर वो चीज देखना है कि हमसे जीएस क्या पूछेगा, है ना। तो भटकना नहीं है कि हम ऑप्शनल जैसे क्षेत्र में चले जाएं। वैसे भी हमने इतना ये वाला पोर्शन इतना पढ़ा देता हूं काम करके, जहां से चीजें हो जाती हैं तो उतने को आप फोकस करो बस। आपको ये समझना होगा सबसे पुरानी चट्टानें प्री कैम्ब्रियन है, सबसे पुरानी चट्टानें प्री कैम्ब्रियन हैं। और एक चट्टान पहले निर्मित होगी, फिर उसका अपरदन होता होगा और उस अपरदन से अवसाद आते जाएंगे, उनका रूपांतरण होता जाएगा और अगली वाली चट्टान का क्या होता जाएगा, निर्माण होता जाएगा, राइट। इस क्रम में हमारे पास आ जाती है यहां पर आर्कियन, धारवाड़, आर्कियन और धारवाड़। अब क्षेत्र याद रखने का है तो आप दो क्षेत्र याद रखो, आर्कियन और धारवाड़। जहां आर्कियन है वहां धारवाड़ लेंगी, और धारवाड़ के साथ याद रखो कुछ, जैसे पूरा पढ़ो, इसमें से जितने कॉमन इलाके हों उनको क्या कर लो, याद कर लो। हर चट्टान वहीं पाई जाती, बात खत्म, राइट। कॉमन इलाके आ रहे हैं ना, जब
जब वो कॉमन इलाके पता हो जाएंगे तो समय के साथ जब आप आगे और पढ़ोगे, जब हम खनिज पढ़ रहे होंगे, रॉक सिस्टम हम ऐड करेंगे, तो कुछ अलग अलग क्षेत्र अपने आप क्या होंगे, उभरने शुरू हो जाएंगे। राइट, कि कोयले के लिए यार ये खास क्षेत्र है, लोहे के लिए खास क्षेत्र है, मैंगनीज के लिए क्षेत्र है, यहाँ पर चांदी, तांबा, चांदी, सीसा, जस्ता, ये क्षेत्र है। जब वो होगा तब इसको आप कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन अभी कॉमन एरिया ढूंढोगे तो कुछ भी हो तो कर्नाटक में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार पाया जाता है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, और इसके अतिरिक्त वाह प्रायद्वीपीय भागों में भी प्राप्ति संभव है। प्रायद्वीपीय भाग भी संभव है, बात खत्म। इसको याद करने को इतनी बड़ी बात है क्या? लेकिन जब आप गोंडवाना वगैरह को आओगे तो मतलब कर्नाटक में खूब पाया जाता है, सब लोग देखेगा। अब आपको समझना होगा थोड़ा सा, फिर जैसे ही इन चार से निकलोगे हल्का सा वेरिएशन आ जाएगा, तो फिर आपको वाले क्षेत्र देखो जहां लिखा है कि यहाँ कोयला प्राप्त होता है, इजीली वही चीज एक दो बार दोहराओगे पकड़ना जाए। तो ये प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं। तो प्री कैम्ब्रियन रॉक्स 4.6 से लेके 60 करोड़ वर्ष तक बन गई। आर्कियन आ गया, धारवाड़ आ गई, कुडप्पा आ गई और विंध्यन आ गई। राइट, तो यहाँ पर दो आ गई, यहाँ पर आप याद रखें एडीसीवी के रूप में या किसी और रूप में आप याद रखो। जब ये चट्टान आ गई तो एक दौर आया, जो दौर संक्रमण काल का है। पेंजिया चुपचाप बैठ गया, कुछ कर ही नहीं रहा है, हल्के फुल्के झटके दे रहा है तो उससे कुछ बदल नहीं रहा है, बना। और जब इसके बाद पेंजिया टूटने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही होगी, तब यहाँ पर फिर से चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेस चेंज हो रहा है। और फिर यहाँ पर आ जाएंगी जो हमारे पास यहाँ पर चट्टानें आ रही हैं, उनका संबंध खास तौर पर मीसोजोइक, अगर याद रहेगा, और सेनोजोइक से, है ना। और यहाँ पर कहां से आती है, थोड़ा सा हिस्सा कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस से जुरैसिक, जुरैसिक। और आप ये ध्यान रखो, कार्बोनीफेरस से जुरैसिक मतलब यहाँ पर समझ लो डायनासोर, डायनासोर को गोंड जनजाति के लोग देख रहे हैं। जुरैसिक डायनासोर का है ना, राइट। तो गोंड जनजाति के लोग डायनासोर देख रहे हैं, तो यह रॉक कौन सी हुई, गोंडवाना। फिर इसके बाद जुरैसिक से ले लो इयोसीन तक, इयोसीन तक गोंड जनजाति ने डायनासोर को देखा, इयो करके चला है ना। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास डेक्कन ट्रैप, लेकिन डायनासोर उनको ट्रैप कर लिया, डेक्कन ट्रैप आ जाएगा। इसके बाद आप समझ लो हिमालय बन रहा है, हिमालय बन रहा है तो टर्शियरी और क्वाटरनरी चट्टानें, टर्शियरी और क्वाटरनरी चट्टानें। टाइम पीरियड अगर ध्यान रखोगे तो यहाँ 60 से 30, ये चीज इतनी ध्यान रखोगे, एक दो बार पढ़ोगे कुछ नहीं। यूपीएससी जब से आपसे अगर उसमें पूछेगी जीएस में, तो इससे नहीं पूछेगी, तो उनका महत्व क्या, वो महत्व पूछेंगे। अब आप खुद को मिनरल नहीं निकलना है वहां से महत्व पूछ रहे होंगे, तो महत्व और एरिया, एरिया वगैरह कुछ चाहिए जिससे हम उसका इंट्रो लिख सके, इंट्रो लिख सके कि कैसे निर्मित हुई, कहां निर्मित हुई, महत्व पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब आने वाली बारी धारवाड़, गोंडवाना, इन्हीं सब की है 2-4 साल बाद। ओके, डेक्कन ट्रैप भी वापस कर सकता है, डेक्कन ट्रैप हो सकता है अगली बार पीटी में पूछ ले। देखो जो उधर पीटी में पूछता है उससे कुछ मेंस में आने के चांस होते हैं, जो मेंस में होता है उससे पीटी पे जाने के चांस होते हैं। अगर ये तुम थोड़ा सा पकड़े रहोगे तो काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो, कोई नहीं, चट्टान बनी। एक क्वेश्चन लिखो, यद्यपि भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, यद्यपि भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, किंतु भारत के खनन उद्योग का, किंतु भारत के खनन उद्योग का भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में अत्यंत सीमित योगदान है, अत्यंत सीमित योगदान है। कारणों पर चर्चा करें, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पर इस प्रश्न को देखते हैं, यूपीएससी द्वारा ऑलमोस्ट ऐसे पूछा गया प्रश्न है। अगर हम इस वाली चीज को देखें तो यहां पर दो पार्ट हैं जो परिचय में यूज होगा कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो गोंडवाना लैंड के हो जाने से इतनी उम्मीद क्यों हो गई इनको कि खनन उद्योग में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो गोंडवाना लैंड है ये प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है, राइट। यहां विविध प्रकार की चट्टानें हैं। गोंडवाना लैंड जो है वह प्री कैम्ब्रियन से लेकर के इस वाले क्षेत्र में समझ लो कि 60 करोड़ वर्ष पहले तक का जितना भी यहां पर है सब चट्टानें मिनरल वाली रॉक है। और इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका भी इसी का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी का पार्ट है, भारत भी इसी का पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया का के खनन उद्योग का, अरे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खनन उद्योग का अपनी जीडीपी में 7% से ज्यादा योगदान, और भारत 2% के लिए परेशान हो जाता है, 2 से 3% करने में दिक्कत आती है। जबकि अगर देखा जाए तो जो रिचनेस है रॉक्स में, वह रिचनेस इनकी तुलना में इसके पास ज्यादा है, फिर भी खनन उद्योग उतना जीडीपी में योगदान नहीं कर पाता है जितना इसे करना चाहिए। तो आपकी परिभाषा में गोंडवाना लैंड की परिभाषा गोंडवाना लैंड आएगा, और फिर उसके साथ आप तुलना करेंगे कि गोंडवाना लैंड के विभिन्न देशों की तरह भारत भी चट्टानी संरचना से समृद्ध राष्ट्र है, इसके बावजूद यहाँ में 7% से ज्यादा योगदान, जबकि भारत 2% से 3% योगदान के लिए यहाँ पर मुश्किल से हो पाता है। इसके निम्नलिखित कारण है। अब हमें कारण की तरफ चलना पड़ेगा। कारण कई हो सकते हैं, पॉइंट में हम इसमें जा सकते हैं, राइट। और इसी समय अगर आपको मतलब यहाँ पर ये करना है तो यहाँ पर इंडिया का एक मैप बना करके उसके जो चट्टानी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना, वही गोंडवाना लैंड का है, राइट, उसको वहां पर बना करके आप उसे शो करते हैं। यहाँ पर गोंडवाना लैंड और ये चट्टानी यहाँ पर प्राप्त होती है, वो आप उसे शो करते हैं इंट्रो करने के साथ, ठीक। अब सबसे पहली बात यहाँ पर यह हो सकता है कि जो भारत के खनिज पाए जाते हैं वो प्रायः घने वनीय क्षेत्रों से संबंधित, घने वनीय क्षेत्रों से संबंधित। कहीं भी उठा लो, कोई भी प्लेटो उठा लो, झारखंड उठा लो, बस्तर उठा लो, छत्तीसगढ़ वाला उठा लो, कर्नाटक पे आ जाओ बात कर लो, महाराष्ट्र के प्लेटो पे बात कर लो, आप कहीं भी अगर यहाँ देख रहे हो, गोंडवाना लैंड की बात कर रहा है, कहीं भी आप देख रहे हो तो घने वनीय क्षेत्र है। अगर हम घने वनीय क्षेत्रों में जाकर ये करते हैं तो निश्चित तौर पर वनों को क्या करना पड़ेगा, हमें काटना पड़ेगा, निर्वनीकरण की चुनौती है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य तरह के प्रदूषण के फैलने की क्या होगी, संभावना होगी, राइट। फिर घने वनीय क्षेत्र है तो फिर दूसरी चीज आ जाती है जनजातीय क्षेत्र है। फिर ये जनजातीय क्षेत्र, अगर यहाँ पर ये जनजातीय क्षेत्र है तो फिर इनके अधिकारों का हनन होता है, राइट। यह एक बड़ी चुनौती है कि इनके अधिकारों को बनाए रखते हुए किस प्रकार से हम ये खनन कार्य करें, हमको यहाँ पर इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, राइट। ये हो गया। इसके बाद भारत में अगर कुछ खदानें हैं भी तो भारत में खदानों का आकार छोटा है,
अब खदानों से संबंधित समस्या, खदानों का आकार छोटा है क्योंकि स्वतंत्रता के उपरांत जब ध्यान दिया गया, धीरे धीरे हमने विकास किया, तो बड़ी खदानों को ओपन नहीं किया गया, बड़े क्षेत्र में नहीं किया गया, सीमित क्षेत्र में खदानों का आकार यहाँ पर छोटा है। और जो हम यहाँ खनन कार्य कर भी रहे हैं वह हमें आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है। तकनीक उतनी अभी आधुनिक हो नहीं पाई है। आधुनिक तकनीक संबंधी चुनौतियां हैं। फिर इसके बाद आ जाता है खदान आवंटन संबंधी चुनौतियां। यद्यपि भारत सरकार ने चीजें ठीक की हैं, लेकिन प्रायः ऐसा रहा है कि कई मिनरल्स में केवल सार्वजनिक उपक्रमों को ही, सार्वजनिक कंपनियों को ही क्या किया गया है, अलॉट किया, हम इन्हीं को देंगे। प्राइवेट प्लेयर्स को लाने में कई बार हिचकिचाहट दिखाई गई है, राइट। तो इसलिए भी यहां पर खदान आवंटन में जो हमको जिस स्तर की पूंजी चाहिए, शायद प्राइवेट प्लेयर आकर बड़े स्तर की पूंजी लेकर आए, उसकी यहां पर क्या है, थोड़ी बहुत समस्या होती है। यद्यपि सरकार मिनरल एंड माइन रेगुलेशन वाला ला करके बिल ला करके इन चीजों को दूर कर रही है, लेकिन अब तक यह खदान आवंटन संबंधी चुनौतियां बनी रही हैं। नेक्स्ट, प्रशुल्क ढांचा, जो भी इसमें टैक्स सिस्टम, ये सारा प्रशुल्क ढांचा तथा परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने में देरी, परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने में देरी, लाल फीताशाही, नौकरशाही, यही सब आप लोग करोगे, फाइल लटका दोगे। हाँ, क्या हुआ किसमें? नहीं, ये आवंटन संबंधी चुनौतियां हैं कि हम आवंटन के स्तर पे चुनौती है। जब आवंटन हो जाए तो उसके पहले तो प्लेयर आए ना, प्लेयर की एंट्री में चुनौती है ना यहाँ पर, राइट। कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, हमने तय कर दिया केवल कौन आएगा, सार्वजनिक क्षेत्र ये वाले क्षेत्र करेगा, पब्लिक मतलब प्राइवेट प्लेयर आ ही नहीं पा रहे हैं, अलग है। अब ये है कि अगर किसी को मिल भी गया तो प्रशुल्क ढांचा कई बार जटिल हो जाता है और कई बार परियोजनाओं की स्वीकृति में क्या है, देरी हो जाती है। जैसे मान लो अगर कोई ऐसी है किसी भी परियोजना की स्वीकृति के लिए, यदि गवर्नमेंट अभी सबको थोड़ा कम कर रही है, के लिए हमको कई विभागों से क्या लेना पड़ता है कि भाई परमिशन ठीक है, आप काम स्टार्ट करें, और उसी करने में फाइल अटकी हुई है, जब तक 2-4 लाख या इससे ज्यादा नहीं चढ़ेंगे तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, पर होता है ना। हम थोड़ा सावधानी पूर्वक इसमें लिखें, हाँ देरी हो जाती है ना, क्योंकि बहुत सारे कहा जाए कि विभागों से हमें परमिशन ना लेनी पड़ती है। इसलिए इकोनॉमी पढ़ोगे, सिंगल विंडो वगैरह का सिस्टम तो आप इकोनॉमी में देखोगे। हाँ, देखो आकार छोटा, जब भी अगर मान लो जैसे आपकी कोई फैक्ट्री है, समझो आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें आप या ऐसे समझ लो कि आप किसी भी चीज के पास किसी चीज का उत्पादन कराने जाओ तो कहेगा भैया अगर बल्क में कराओगे तो सस्ता पड़ेगा, राइट। अगर आप एक फोटो अपनी बनवाने चाहते हो, साफ करते हो तो 40 रुपया, और 50 फोटो के 45 रुपए। तो उससे पूछो भैया ये क्यों? बोले भैया हमको उसमें खर्च करना है केमिकल, हम उसमें एक में उसमें 50 डाल देंगे, राइट। उसी तरह खदान अगर छोटी है, सब कुछ तो हमें वही अरेंज करना है, राइट, उसमें लगे भी रहना है, लेकिन खुदाई करके कितना बार है, राइट। तो इसलिए अगर खदान थोड़ा बृहद होती है तो थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, लेकिन उत्पादन स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, राइट। और ऐसे कई छोटी छोटी खदानें करके सब थोड़ा उत्पादन करके कुटीर उद्योग बनाए हुए हैं, खनन उद्योग है, कुटीर उद्योग नहीं है ना। तो प्रशुल्क ढांचा और परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने में देरी, विभिन्न विभागों से ये सब आना जाना वाला ये सारा। फिर इसके बाद कानूनी अड़चनें, इसको थोड़ा स्पष्ट कर देना। कानूनी अड़चनों में अगर स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया या फिर कोई यहां पर जनहित याचिका वगैरह लेकर चला गया और एक बार मुद्दा कोर्ट में अगर पहुंच गया तो फिर कई बार निर्णय आने में क्या है, लंबा समय लग जाता है। और जब लंबा समय लगता है तो अगर मान लो कोई प्राइवेट प्लेयर था, वो उसने लगाया सब कुछ, लंबा समय लग रहा है, तो रुचि क्या करेगा, अपनी खो देगा और कहेगा कुछ करने नहीं भाई, है ना। इसके अलावा थोड़ी बहुत कई बार हो जाती हैं सुरक्षा संबंधी चुनौतियां। सुरक्षा संबंधी चुनौतियां, हम बहुत चाहते हैं कि बस्तर के प्लेटों में हम वहां से बहुत सारी चीजें ला करके हम करें, लेकिन पुलिस कह रही है तो अपने हिसाब से कर लो, हम कुछ नहीं जानते, है ना। तो अगर हमें सुरक्षा नहीं मिल रही कई जगह पर, अगर आपको लास्ट में लिखना है केवल कई जगह पर अगर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं, जो नक्सल वगैरह का क्षेत्र हो गया, तो फिर वहां पर यह प्रक्रिया करना उतना लाभप्रद नहीं हो जाता और अन्य समस्याएं बनी रहती हैं, राइट। फिर आप बताएंगे इन्हीं कारणों से भारत में खनन उद्योग में वह विकास नहीं हो पाया है जो हो सकता है, अतः जीडीपी में इसका योगदान सीमित हो जाता है, राइट। फिर इसके बाद हाँ, जनहित याचिका, अच्छा कि अभी पूछ लिए, 15 मिनट बाद तो मैं भी नहीं जान पाता, है ना। हाँ, पर्यावरण जब यहां लेके आओगे ना, इसी के साथ बात कर लो सारा, है ना, इसके साथ पर्यावरण कर लो। और यहां पर जब परियोजनाओं की स्वीकृति के मिलने में देरी, उसमें ये भी पर्यावरण वाला भी मुद्दा डाल दो, है ना, तो ऐड कर दो, तो यहाँ तो आ जाएगा, राइट। फिर इसके बाद यहां पर ये करते हुए केंद्र भारत सरकार ने हाल के वर्षों में प्रशुल्क ढांचों को ठीक करने का प्रयास किया है, आवंटन संबंधी गतिविधियों को अधिक पारदर्शी बनाया गया है, राइट। और इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट, राइट, बिल आदि के द्वारा, अब आप ढूंढेंगे थोड़ी चीजें, इन सब के द्वारा जो अड़चनें थी, ये 1957 में हमारे पास माइनिंग का वो था एक तरीका, लेकिन अभी 2021 में ये बिल ला करके माइंस और मिनरल्स के क्षेत्र में विकास के प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। तो इसके साथ आप इन चीजों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये आपका एक पूरा आंसर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अब इकोनॉमी हुई आप लोगों की, नहीं हो तो आगे हो जाएगी, हो गई जिनकी हो गई है, नहीं हो गई उनकी होगी, उसको लेकर टेंशन मत लो, बस ये टेंशन लो कि खनन उद्योग में जिनको पढ़ा दिया है, जो सर ने पढ़ाया है, उसको हम यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट, उसको ऐड कर सकते हैं। अभी टाइम जब सर पढ़ाएंगे, राइट, तो वो वहां पर कैसे ऐड करना, ये आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा विषय हो जाता है जिसमें कई चीजें आ जाती हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया कि किस प्रकार संसाधन समस्याओं के अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन, तकनीक और भारत, लोग उसको भूगोल का समझ रहे हैं, वो भूगोल का नहीं भैया, वो सोसाइटी का है, वो इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है। लोग उसको भूगोल बहुत सारे लोग भूगोल मान रहे हैं, है ना, मुझे तो भूगोल नहीं आता, भूगोल का ही मानेंगे, है ना। लेकिन ये इंडियन सोसाइटी का है, यह समाज का है कि समाज किस प्रकार कम संसाधनों के होते हुए भी तकनीक को यूज कर अपने आप को ग्लोबलाइज कर रहा है, राइट, उस संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा भारत के भौतिक प्रदेश, या भू आकृतिक प्रदेश भी कह सकते हो। फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया,
फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। अब आप 11th वाली एनसीईआरटी उठाओगे उसमें और उन चीजों को देखोगे। देखो जब भी हम यहां जैसे ज्योग्राफी में दो टर्म आते हैं। ज्योग्राफी में एक टर्म आता है एरिया, क्षेत्र, और दूसरा टर्म आता है प्रदेश। क्षेत्र और प्रदेश, राइट। कोई वो कोयले में आएंगे ना तब बात करेंगे ना, अभी मतलब है कुछ चीजें तो है कि हमारी खुदाई का समय और ये सारी चीजें ऐड करेंगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में संबंध नहीं है ना। कोयला संकट में इसको देखेंगे, ठीक। वेलकम मित्र। अब देखो भूगोल में क्षेत्र का मतलब है कि भूपृष्ठ पर स्थित कोई भी भूभाग क्षेत्र, कोई भी भूभाग क्षेत्र। तो भूपृष्ठ का यादृच्छिक रूप में, यादृच्छिक मतलब रैंडम, रैंडम, राइट। तो यादृच्छिक रूप में भूपृष्ठ का कोई भी भूभाग क्षेत्र कहलाता है। लेकिन प्रदेश वह निश्चित भूभाग होता है, निश्चित भूभाग होता है जिसे अपनी विशिष्टताओं के कारण, जिसे अपने समांगी लक्षणों के कारण अन्य क्षेत्रों से सीमा निर्धारित करके पृथक किया जा सकता है। जैसे ये हिस्सा पूरा क्षेत्र है, लेकिन हमने बाउंड्री बना दी और हमने इसको यहां पर निर्धारित कर दिया, तो अब यह क्या हो गया यहां पर प्रदेश। लेकिन प्रदेश को निर्धारित करने का कोई आधार होगा, आधार होगा समांगी लक्षण। समांगी लक्षण कौन से हो सकते हैं? मान लो यहां केवल कृषि होती है, तो ये कौन सा प्रदेश हो गया? कृषि प्रदेश। केवल उद्योग स्थापित हो, ये हो गया औद्योगिक प्रदेश। पशुपालन ही केवल होता हो तो पशुपालन प्रदेश, राइट। तो यहां पर प्रदेश से तात्पर्य भूपृष्ठ पर ऐसे भूभाग से है जिसकी निश्चित सीमाएं होती हैं तथा उसे अपने समांगी लक्षण, होमोजेनस एक जैसे काम, समांगी लक्षणों के आधार पर अध्ययन के लिए अन्य क्षेत्रों से पृथक किया जा सकता है। जब प्रदेश के निर्धारण का आधार वहां पर पाई जाने वाली भू आकृतियां होती हैं, तब इसे भौतिक प्रदेश या भू आकृतिक प्रदेश कहा जाता है, राइट। जैसे हम कह रहे हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो आधार क्या है? पर्वतीय भाग। वहां अर्थात भू आकृतियों में क्या है? समानता है, राइट। वहां पर पर्वत और उससे संबंधित विशेषताओं का विस्तार ज्यादा होगा। तो इसी संदर्भ में जब हम यहां पर भारत देखते हैं, तो इस संदर्भ में भारत, ये वाला जो भी ब्राउन वाला यहां से ये पूरा हिस्सा है और ये हिस्सा है जो आता है, ये पूरा हिस्सा यहां पर इंडिया वाले हिस्से को लेंगे, पाकिस्तान वाले को नहीं, ये पूरा हिस्सा हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दो भाग अपने आप दिख रहे हैं, एक यहां से यहां तक लें तो ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया। इसको हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हिमालय और इस वाले पार्ट को बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां, राइट। पूर्वोत्तर हिमालय भी कह सकते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियां ज्यादा टर्म यूज होता है। फिर उसके बाद अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो इस वाले हिस्से को अगर आप मिलाओ, ये अरावली है और इसके साथ आप इस हिस्से को यहां पर ऐसे ऐसे मिला लो, ये हिस्सा इतना मिला लिया, तो ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इसका एक और भाई है ये जो बिछुड़ गया है, और लोगों ने इसके बीच रिफ्ट का फायदा उठाकर यहां गैप पैदा कर दिया है, राजमहल गारो गैप, राइट। ये इसी का पार्ट है, राइट। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम यहां मेघालय के पठार को भी क्या करते हैं? शामिल करते हैं। तो एक प्रदेश हो गया हमारे पास, वो हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठारी भाग। अब इन दोनों के बीच यहां पर ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा मैदानी भाग, इसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। मध्यवर्ती क्यों? इसके और इसके बीच। लेकिन हम यहां से देखें जो सबसे पुराना है, तब हम इसे बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, राइट। दोनों टर्म यूज होते हैं। अगर हम वर्तमान के क्लासिफिकेशन से देखें, इसकी लोकेशन देखें, तो यह मीजो प्लेन है, मध्यवर्ती मैदान है। लेकिन अगर हम प्राचीनतम क्षेत्र से देखते हैं तो यह क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। तो पहला हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा हो गया यहां पर प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा हो गया तटीय क्षेत्र का मैदान। यह तटीय मैदान और द्वीप समूह, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आर एल सिंह सर द्वारा भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में ही बांटा गया है और यही सर्वमान्य है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। लेकिन जब हम कई जगह देख सकते हैं, तो जब हम वेरिएशन करते हैं, तो आर एल सिंह सर ने यहां पर उत्तर के विशाल मैदान में अरावली के पश्चिम का जो भाग है राजस्थान का, उसे भी शामिल किया है राजस्थान के मैदान के रूप में। लेकिन अब जब हम कई जगह डिवीजन करते हैं, देखते हैं, तो राजस्थान के मैदान में भी थार के मरुस्थल को क्या कर दिया जाता है? अलग बताया जाता है। थार का मरुस्थल अलग बताया जाता है, और कई जगह तटीय मैदान अलग बताया जाता है और द्वीपीय प्रदेश भी अलग बताया जाता है। तब कितने हो जाएंगे? 6। और अगर इसको बताया जाए तो कितने हो जाएंगे? 5 है, कितने? 4, राइट। यह क्लासिफिकेशन के आधार के बदल जाने पर होता है। तो हम इसे यहां पर ये 4 प्रदेश समझेंगे। 11th की एनसीईआरटी आप पढ़िए, कल इस पे आगे बात करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। विदेश से देते हैं ना।